नमस्कार दोस्तों, श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस मॉक टेस्ट 501। तो इसे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन ए प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज 70 एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 3.5x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये चार टर्म हैं जो कि प्रोपोर्शन में है, मान लीजिए, ठीक है। ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। क्लियर? ये हमारे पास चार टर्म है। इसका मतलब है कि ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो जो है ये बराबर है। अगर चार टर्म हमारे पास प्रोपोर्शन में है तो इसमें जो फर्स्ट और फोर्थ होती है इनका प्रोडक्ट और जो सेकंड और थर्ड होती है इनका जो प्रोडक्ट है ये आपस में बराबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें जो पहली और चौथी का प्रोडक्ट है वो दे रखा है और जो दूसरी और तीसरी का प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है, तो ये आपस में बराबर है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो वैल्यू है 3.5x, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, और ये किसके बराबर है? फर्स्ट और फोर्थ के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? 70 डिवाइड बाय 3.5, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 20 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15 एंड देयर HCF इज 81। देखिए, दो नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो है 1 to 15 और उनका जो HCF है ये हमें गिवन है 81। क्लियर है? आपको बताना है कि यहाँ से कितने पेयर्स जो हैं ये पॉसिबल हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, जब भी आपको HCF पता हो तो आप तुरंत वो नंबर्स लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर HCF जो है वो 81 है तो वो नंबर्स क्या होंगे? वो होंगे 81x और 81y। जहां पर x और y क्या होंगे? x और y जो है वो कोप्राइम नंबर्स होंगे, सहभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर? मतलब इन दोनों में x और y में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए, यहां पर इन दोनों का जो सम है वो हमें गिवन है कितना? 1 to 15। अगर हम यहाँ से 81 जो है कॉमन निकाल लेते हैं तो बाकी क्या बच जाएगा? x प्लस वाई बच जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 to 15 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1 to 15 डिवाइड बाय 81। क्लियर है? और जब आप इसको 81 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें अगर हम ऐड करें, दो ऐसे नंबर जिन्हें अगर हम ऐड करें तो वो 15 के बराबर आए, और ये दोनों नंबर्स जो हैं ये आपस में कोप्राइम भी होने चाहिए, ये सहभाज्य होने चाहिए, यानी कि इनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। क्लियर? तो देखिए, ऐसे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे, हो सकते हैं जैसे 1 और 14, ये एक केस बन सकता है। दूसरा केस अगर हम देखें 2 और 13, ये एक केस बन सकता है। 3 और 12 का केस नहीं बनेगा क्योंकि उसमें 3 कॉमन हो जाएगा। 4 और 11 ये एक केस बन सकता है। ठीक है? इसके बाद 5 और 10 का केस नहीं बनेगा। उसके बाद 6 और 9 का केस नहीं बनेगा। 10 और 5 का केस, सॉरी, 6 हो गया, 7 और 8 का केस। ठीक है? इसके बाद क्या आएगा? 7 और 8 का केस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास टोटल कितने केस पॉसिबल हैं? टोटल जो है हमारे पास ये 4 पेयर्स जो हैं वो पॉसिबल है। क्लियर है? तो यहां से हम लिख सकते हैं 4 पेयर्स आर पॉसिबल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, नेक्स्ट है, 21 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वेयर बाय 100। किसी संख्या का 21 गुना जो है वो उसके स्क्वेयर से कितना कम है? 100 कम है। क्लियर है? ये हमें गिवन है। यहां से अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 21 बराबर किसके आ जाएगा? 100 के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। ठीक है? क्योंकि वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, आप उसे सोल्व कर लेते हैं या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ पर क्या वैल्यू रखें ताकि ये 100 के बराबर आ जाए? तो अगर हम इसकी जगह 25 रखेंगे तो 25 ये और 25 माइनस 21 ये कितना आ जाएगा? 4। तो 25 गुना 4 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। बाय ऑप्शन आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। क्लियर है? भी आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसी को सिंप्लीफाई करें, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम लगाएं तो यहाँ पर डिजिटल सम जो है नीचे 1 है, 1 है तो उससे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से तो आ गया 1, फिर प्लस इधर भी 1 है तो इससे 1 ही आएगा, प्लस
यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और जब आप 25 लिखोगे मतलब 0.25 लिखोगे तो इसमें जो डिजिटल सम आएगा वो 7 आएगा। और अगर नीचे डिजिटल सम 7 होता है तो हम ऊपर न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। क्लियर है? तो हम ऊपर जब 4 गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू 4 और 4 8 और 1 9, 9 तो हट गया, तो कितना आ गया अभी, डिजिटल सम जो है वो 1 आ गया। अब हम चलेंगे ऑप्शन में, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका डिजिटल सम 5 है तो ये हट गया, इसका 4 और 2 6 ये भी हट गया, इसका 9 है ये भी हट गया, इसका 5 4 और इसका 1 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इसे डिजिटल सम की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। In a test, the average score of 50 students is 66. Out of the total students, 40% are girls and the rest are boys. देखिए 40% जो है वो लड़कियां हैं, ठीक है, 40% जो है वो लड़कियां हैं और बाकी जो हैं वो बॉयज़ हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि 40% ये हैं और 60% ये हैं तो रेशो क्या आएगी, 3 और 2 आ जाएगी। तो मान लेते हैं 3 लड़के हैं और 2 जो हैं वो लड़कियां हैं, तो टोटल 5 हो गए। अगर हम टोटल 50 के हिसाब से करें तो हम 30 और 20 लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है टोटल जो हमें गिवन है उसी को कंसिडर करने की। अब देखिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं भी, वो हैं हमारे पास 3, और जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, वो हैं 2। अगर हम एवरेज की बात करें यहाँ पर तो एवरेज में देखते हैं भी, हमें गिवन है द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% लेस देन दैट ऑफ द गर्ल्स। जो बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो गर्ल्स से 20% कम है। यानी कि अगर गर्ल्स का मान लो 100 है तो बॉयज का कितना है, 80 है। अब 80 और 100, गर्ल्स का हमने 100 माना है, ठीक है, और बॉयज का 80, तो 80 और 100 किस रेशो में आएंगे, 4 और 5 में आ जाएंगे। तो अगर हम इसे 4 लिखें तो ये कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां से एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स, ये आपको बताना है कि गर्ल्स का एवरेज स्कोर जो है वो क्या होगा। तो देखिए अगर हम सभी 5 स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट करें तो ये किसके बराबर आएगा, 3 का जो औसत है वो ये है, 2 का औसत ये है, 5 का हमें बताना है, तो क्या आएगा अभी यहां से अगर हम 5 का औसत कैलकुलेट करें तो ये किसके बराबर आएगा। एक तो ये तरीका है कि 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 5 और डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 2 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3 चौक 12, और ये कितना आ गया, 2 पंजे 10, तो 12 और 10 22, और बट्टे ये कितना आ गया अभी, 3 और 2 5, तो 22/5 आ गया। लेकिन इनका जो औसत है वो हमें 66 दे रखा है क्वेश्चन में। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 22 एकम 22, 22 तिया 66, तो यहाँ से 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो हमें 5 की वैल्यू बतानी है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुना 15 यानी कि 75, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हेड अपीयर्स consecutively in the first 3 tosses of a fair coin, then what is the probability of head appearing in the fourth toss also। देखिए जब आप एक सिक्के को आपने 3 बार उछाला और हर बार जो है वो हेड आया, अब आपको ये बताना है कि अगर आप उस सिक्के को चौथी बार उछालते हैं तो इस बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए हर बार जब आप एक सिक्के को उछालते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, तो उसका उससे पहले जो भी आउटकम्स आई हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि फोर्थ टाइम जब उस सिक्के को टॉस किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार भी आप उसे टॉस करें, हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ जाएगा अभी, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसमें हमें गिवन है P, Q and R together have 180 candies among them. P gives Q and R each as candies as they already have. ठीक है, P, Q और R के पास जो है, P, Q और R इनके पास टोटल जो है वो 180 कैंडी हैं, जिसमें से P जो है वो Q और R को उतनी ही दे देता है जितनी उनके पास पहले से ही है। इसके बाद आफ्टर दिस R gives Q हाफ एज मैनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज, जितनी क्यू के पास पहले से है उसकी आधी जो आर है वो क्यू को दे देता है, और जितनी पी के पास पहले से ही है उसका 2 गुना जो है आर जो है वो पी को दे देता है। क्लियर है?
अब इनके पास बराबर हो जाती हैं, तो आपको बताना है कि शुरुआत में पी और आर के पास जो कैंडीज थी उनकी जो रेशो थी वो क्या थी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो देखिए लास्ट में हमें ये गिवन है, देखिए टोटल जो है वो कितनी है, टोटल है 180, और ये हमें गिवन है कि लास्ट में बराबर हो चुकी है। लास्ट में बराबर होने का मतलब है कि इसके पास भी 60 है, इसके पास भी 60 है, और इसके पास भी 60 है। क्लियर है? तो हम इसको अगर थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो कैसे होगा, देखिए। अब इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले आर ने पी को कितनी दी थी, ट्वाइस एज कैंडीज एज ट्वाइस एज मैनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज। ठीक है, तो आर ने पी को कितनी दी थी, जितनी उसके पास पहले थी उसका 2 गुना। देखिए इसका मतलब आर ने पी को जो है 40 कैंडी दी होंगी और 20 उसके पास पहले होंगी, तो पहले उसके पास कितनी थी, 20 थी। अगर पहले उसके पास 20 थी और 40 आर ने दे दी, इसका 2 गुना यानी कि 40 आर ने दे दी, तो 20 और 40 तभी तो ये 60 होंगी। ठीक है, सेम ऐसे ही आर गिव्स क्यू हाफ एज मेनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज। जितनी इसके पास पहले से थी उसका आधा जो है आर ने क्यू को दिया, तो अगर इसके पास पहले से 40 होंगी और फिर इसका आधा यानी कि 20 ये देगा, तभी तो ये 60 होंगी। तो यहाँ पर इसके पास 20 थी, यहाँ पर इसके पास 40 थी, और टोटल 180 है जिसमें से 60 ये, तो इधर कितनी बची, यहाँ पर बच गई 120। अब अगर हम ये वाली स्टेटमेंट देखें, P gives Q and R as many candies as they already have। P ने Q और R को उतनी ही कैंडीज दी थी जितनी उनके पास पहले से थी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सोल्व करें तो हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए पी ने क्यू और आर को उतनी ही कैंडीज दी जितनी उनके पास पहले से ही थी, यानी कि यहां पर इसके पास अब 120 है। ठीक है, तो ये 120 कैसे हुई होंगी, इसके पास 60 जो है वो पहले से ही रही होंगी और 60 जो है वो पी ने इसको दी होंगी। इसके पास अगर 40 है तो इसके पास 20 पहले से ही रही होंगी और 20 इसने इसको दी होंगी, तो टोटल 180 है जिसमें से 80 है, तो ये कितनी रहेगी, ये 100 रहेगी। अब आपको बताना है कि पी और आर के पास शुरुआत में जितनी थी उनकी रेशो क्या है, तो इन दोनों की रेशो जो है ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अगर हम 100 और 60 की रेशो निकालें तो कितनी आ जाएगी भी, 5:3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि शुरुआत में इनके पास जो कैंडीज थी वो 5:3 में थी, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 30, फाइंड देयर सम। इनका जो सम है ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए आप जानते हैं कि एवरेज जो होती है, एवरेज किसके बराबर होती है, एवरेज होती है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यही होती है। अगर हम यहाँ से सम कैलकुलेट करते हैं तो सम किसके बराबर होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होगा। एवरेज जो है ये हमें गिवन है 30, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये हमें कैलकुलेट कर लेना है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आएंगी, जब आप फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करते हो तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है एवरेज का वो किसके बराबर होता है, वो n+1 के बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं एवरेज की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एवरेज की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो अगर हम यहाँ पर 30 रख दें, 30 बराबर n+1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो 29 या 87, तो कितना आ जाएगा भी 870, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और फिर अपने ग्राहक को 10% की छूट भी दे देता है। साथ ही वह थोक विक्रेता से खरीदते समय 20% अधिक और बेचते समय ग्राहक को 10% कम देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जितने में आपने खरीदा है एक तो वो, और जितने में आप बेच रहे हैं एक वो। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज मिल जाएं तो बस वहां से हम प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं। तो देखिए इधर पहले हमें गिवन है कि ये 20% ज्यादा रख लेता है, यानी कि अगर 100 है तो 120 रख लेता है। फिर हमें गिवन है 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 100 है तो 90 में। क्लियर है? फिर हमें गिवन है कि खरीदते समय 20% जो है वो ज्यादा ले आता है होलसेलर से। तो इसने खरीदते समय भी चीटिंग की है और बेचते समय भी चीटिंग की है। खरीदते समय होलसेलर से ये 20% ज्यादा ले आया और बेचते समय ग्राहक को 10% कम तोल कर दे रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है दोनों, इन दोनों स्टेटमेंट में आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों स्टेटमेंट में कि जो छोटी वैल्यू है उसको आप इधर रखेंगे और जो बड़ी वैल्यू है उसको आप इधर रखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहां पर 20% ज्यादा ले आया तो हम क्या लिखेंगे, 100 से 120।
यहाँ पर 10% कम दे रहा है, तो 90 से 100, ठीक है, छोटी वैल्यू इधर और बड़ी वैल्यू इधर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं भी क्या कैंसिल हो सकता है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद कुछ हो रहा है भी, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया भी, ठीक है, इसके बाद इस 9 से सॉरी 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बच गया, 100 बच गया, इधर कितना, 12 गुना 12 44, ठीक है, 144 सॉरी। तो यहाँ से कितना आ गया अभी, 44% का इसे प्रॉफिट हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी ने जो खर्च किया है वो 80%, 85% और 75% खर्च किया, और ये अपनी सैलरी का जो 8:9:20 में अपनी सैलरी को सेव कर लेते हैं। इनकी टोटल सैलरी है 1,44,000, तो उसमें से आपको बताना है कि सी की सैलरी जो है वो कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इधर सभी ध्यान से, देखिए ए अगर 80% खर्च कर देता है तो 20% इसने बचा लिया होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 20% ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इसकी सेविंग है। और अगर हम इसे रेशो में देखें तो परसेंटेज में रेशो में कितनी है, 8 है, तो हम इसे 8 के बराबर रख सकते हैं। यहां से हमारे पास ए की सैलरी आ जाएगी, कितनी आएगी भी, 40 रुपए। सेम ऐसे ही अगर बी 85% को खर्च कर देता है तो 15% इसने सेव कर लिया होगा, तो यहाँ से 15% जो है ये किसके बराबर आ गया अभी, ये 9 के बराबर आ गया। अगर 15% जो है वो 9 के बराबर है, तो यहाँ से 100% किसके बराबर आएगा, 9/15 और गुना में 100, तो कितना आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही अगर ये 75% खर्च कर देता है तो 25% इसने बचा लिया होगा, और वो किसके बराबर है अभी, 20 के बराबर है, तो यहाँ से सी की जो सैलरी है वो कितनी आ जाएगी, वो 80 आ जाएगी। यहां से अगर हम इनकी टोटल सैलरी देखें तो ये कितनी आ गई, 180 आ गई। क्लियर है? यहां से जो इनकी टोटल सैलरी बनी है वो कितनी आ गई है, 180। हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमें रेशो में गिवन था, इसी को हमने ओरिजिनल मानकर और सोल्व कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, 1,44,000, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 1,44,000 हमें गिवन है। और हमें बताना है किसका, हमें बताना है कि सी की सैलरी कितनी है, यानी कि हमें 80 की वैल्यू बतानी है। तो 180 की दे रखी है और 80 की बतानी है, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, देखिए इधर, अगर हमें 1,44,000 जो है, अगर हमें ये वैल्यू दे रखी है 180 की, तो एक की इतनी आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 80 कर देंगे तो ये हमारे पास किसकी आ गई भी, ये हमारे पास सी की सैलरी आ चुकी है 64,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं भी, देखिए इधर सभी ध्यान से, ए बी और सी ने 45,000, 36,000 और 54,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, और इन्होंने ये उस पार्टनरशिप में 4 साल, 3 साल और 2 साल तक रहे। इसमें से जो बी का हिस्सा है वो 1,800 रुपया, आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है। तो देखिए इधर, अगर हम देखें ए बी और सी, ए ने लगाए हैं 45,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 36,000 रुपये, और सी ने लगाए हैं 54,000 रुपये। ठीक है, अब यहां से ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की रेशो देखें तो इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या है, 0 सारी कैंसिल हो ही जाएंगी। उसके बाद 9×5 = 45, 9×4 = 36 और 9×6 = 54। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अगर हम टाइम की बात करें तो इसका जो पैसा है वो 4 साल तक यूज हुआ है, इसका जो पैसा है वो 3 साल तक यूज हुआ है, और इसका जो पैसा है वो 2 साल तक यूज हुआ है। यहाँ से अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो वही प्रॉफिट की रेशो होती है। तो यहाँ पर कितना आ गया 20, यहाँ पर कितना आ गया 12, यहाँ पर कितना आ गया 12। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे, चेक कर लेना कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, 9×5 = 45, 9×4 = 36, 9×6 = 54, इधर 4 3 2 दे रखा है, तो 5×4 = 20, 4 × 3 = 12, 6 2 = 12, यही आएगा। अब अगर हम इस रेशियो में बांटते हैं, ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है कि बी का जो शेयर है वो हमें गिवन है। वैसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से हो जाएगा, तो 4×5 = 20, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहां से हमें गिवन है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1,800 है, और 5 और 3 8 और 3 11, 11 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अगर 3 की वैल्यू 1,800 तो 11 की वैल्यू कितनी होगी भी, अगर 3 की 1,800 तो 1 की 600, और 11 की कितनी आ जाएगी 6600। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर 3 की वैल्यू जो है वो 1,800 है, ठीक है, तो 11 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 6600, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी,
A horse is tied with a 7 meter long rope at each vertex of a field that is in the shape of an equilateral triangle. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप है भी, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक घोड़े को जो है बांधा गया, ठीक है। ईच ऑफ इट्स साइड इज एटलीस्ट 14 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और इसको 7 मीटर लंबी से बांधा गया, लंबी रस्सी से बांधा गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इधर बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये है मान लीजिए, और इधर ये हमारे पास हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा। तो लगभग इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसमें कैलकुलेट करना है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज ग्रेज्ड बाय दीज 3 हॉर्सेस, ठीक है। तो जितना भी एरिया जो है वो इन्होंने चरा है उसके बारे में बताना है। तो ये वाला एरिया है एक तो, ठीक है, दूसरा ये वाला एरिया है, ठीक है, और तीसरा ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। जब आप इन तीनों का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों क्या हैं, सेक्टर्स हैं, ठीक है। इनका एरिया देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 60 है, ये एंगल कितना है, ये भी 60 है, ठीक है, ये एंगल कितना है, ये भी 60 है। तो इनका जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। देखिए, जब हम 180 डिग्री की बात करते हैं तो ये तीनों सेक्टर मिलाकर एक सेमी सर्कल बन जाएगा, एक अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक सेमी सर्कल का ही एरिया कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो ये पाई आर स्क्वेयर बाई 2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना है अभी, आर भी 7 ही है, तो आर स्क्वेयर यानी कि 7 × 7 और बटे 2, ठीक है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 आ गया, और 11 × 7 कितना आ गया अभी, 77 मीटर स्क्वेयर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर सभी ध्यान से। In a college union, there are 48 students. The ratio of the number of boys to the girls is 5:3. The number of girls to be added in the union so that the ratio of boys to girls is 6:5. देखिए, बॉयज और गर्ल्स जो हैं ये हमें गिवन है। बॉयज और गर्ल्स ये किस रेशो में है, ये 5:3 में है, ठीक है। और टोटल जो है वो 48 है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 48। तो अगर हम 48 को इस रेशो में बांट लें, 5 और 3 8, 8 6 48, 6 5 30 और 6 3 18, यानी कि 30 लड़के और 18 लड़कियां हैं। आपको बताना है कि हम इसमें कितनी लड़कियां और ऐड कर दें, ताकि इसके बाद भी लड़के तो ऐड नहीं करे तो ये तो 30 ही रहेंगे, ताकि इसके बाद जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं वो किस रेशो में आ जाएं, वो 6:5 में आ जाएं। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, यहाँ पर 6 की वैल्यू जो है वो 30 है, यानी कि 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा, और अगर ये 5 गुना हो गया तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब अगर इसमें ये जोड़ने पर 25 आया है तो क्या आप ये वैल्यू बता सकते हैं कितनी है? तो ये वैल्यू कितनी है, 25 माइनस 18 यानी कि 7, यानी कि इसमें आपने 7 लड़कियां जो हैं वो ऐड की हैं। देखिए, मेथड्स और भी हैं इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है, लेकिन ये भी कोई ज्यादा टफ मेथड नहीं है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 20% वाटर। तो एक में 20% वाटर है भी, दूसरे में 35% वाटर है। अ ग्लास इज फिल्ड विद 10 पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट एंड 4 पार्ट्स ऑफ द सेकंड, ठीक है। पहले का 10 पार्ट लिया गया अभी, ठीक है, और दूसरे का 4 पार्ट लिया गया, ठीक है। आप इन्हें एज इट इज यूज करना चाहें, आप इन्हें एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, और आप इनकी रेशो लेना चाहें तो रेशो भी ले सकते हैं। जैसे 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो आप रेशो लेना चाहें तो रेशो भी ले सकते हैं। आपको क्या बताना है, मिक्सचर में बताना है भी। मिक्सचर की जो वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? मिक्सचर की जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इधर, पहला मेथड मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। पहला मेथड तो ये है कि आप इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो मिक्सचर की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी। देखिए, 20 × 5 करोगे 100 आएगा, फिर प्लस 35 × 2 करोगे 70 आएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय इन दोनों का सम, 5 और 2 7 आ जाएगा। बस इसको आप सोल्व कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 170/7। कितना आ गया अभी, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 3 30 7 चौक 28 और 2/7%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये होता कि इन दोनों का जो गैप है 15, उसे आप इस रेशो में बांटते। लेकिन जब आप 15 को इस रेशो में बांटते तो फिर
डिनोमिनेटर में 7 आ जाता तो वहां पर फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती, तो हम इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अभी। 4/5 ऑफ द वोटर्स इन दिल्ली प्रोमिस टू वोट फॉर सोनू एंड द रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर मोनू। ठीक है, तो 4/5 ने कहा कि वो सोनू को वोट देंगे और बाकियों ने कहा कि वो मोनू को वोट देंगे। तो यहाँ पर सोनू और मोनू जो है, 4/5 का मतलब है कि मान लीजिए 4 ने कहा कि वो सोनू को वोट देंगे और 5 ने कहा कि वो मोनू को वोट देंगे, सॉरी 5 ने नहीं, 1 ने। ठीक है, अब यहाँ पर हम इधर मान लेते हैं टोटल 400, इधर मान लेते हैं हम 100। ठीक है, रेशो में वैल्यूज, देखिए वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बस रेशो सेम रखनी है, आपको रेशो मेंटेन करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। On these of these voters, 10% of the voters who had promised to vote for Sonu didn't vote on the election day. तो इसमें से 10% ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब 90% ने वोट डाले, यानी कि 360 ने वोट डाले हैं। और जो इनको वोट देने वाले थे, तो उसमें से 20% ने नहीं डाले, तो 80% ने डाले, यानी कि 80 ने वोट डाले हैं। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इफ सोनू गॉट 216। इसकी वैल्यू 216 दे रखी है और हमें टोटल की वैल्यू बतानी है। टोटल हमने कितने मान रखे हैं अभी, टोटल जो है वो हमने 500 मान रखे हैं, 400 और 100, 500 मान रखे हैं, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर 360 की जो वैल्यू है, अगर वो 216 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 216 बटे 360 आ गई। और मल्टीप्लाई में अगर हम 500 कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास टोटल की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लेते हैं, और 36 का ये शायद 6 गुना है, और 6 गुना 5 करेंगे तो 30। तो यहाँ से 300 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर सेम। ए और बी का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। A is sold at a profit of 28% and B is sold at a loss of 24%. If the total selling price of both is this, then what are the cost price of A and B? देखिए इनका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो टोटल सेलिंग प्राइस ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 48,640। अगर हम एक का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें तो 2 से भाग कर देते हैं, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम था। 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 0 0। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया हर एक का। ठीक है, ए का भी यही है और बी का भी यही है। किसी एक का हम यहां से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं ए का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर हमें कितना गिवन है, ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस इसका 24320 मल्टीप्लाई विद 100 और डिवाइड बाय प्रॉफिट कितना हुआ था, 28 का हुआ था, तो 128। क्लियर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर या तो आप इसको पूरा डिटेल में सोल्व कर लो, या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम डिजिटल सम से एक बार इसको ट्राई करें तो यहाँ पर 8 और 1 9, तो नीचे 2 है, नीचे अगर 2 है तो ऊपर हम 5 गुना कर देंगे। और अब अगर हम इसको सोल्व करें तो 4 और 3 7 और 2 9, यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया, और 2 गुना 5 10, और 10 से कितना आ जाएगा, डिजिटल सम जो है वो 1 आ जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन में, जिसमें डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। हम ए का कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए के लिए ऑप्शन पहले वाला है। यहाँ पर डिजिटल सम 8 है तो ये तो हट गया अभी, इधर 4 है ये भी हट गया, इधर 8 है ये भी हट गया, इधर 1 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ ए के कॉस्ट प्राइस से ही हमारा काम चल गया। क्लियर है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं तो आंसर आ चुका है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। A merchant allows a 5% discount on the MRP of an article to his customers. What price should he mark on an article, the cost price of which is this, so as to make a clear profit of 33.33% on his outlay? देखिए 5% का डिस्काउंट है और 33 1/3% का प्रॉफिट है। क्लियर है, 5% का डिस्काउंट है और 33 1/3% का क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इधर ध्यान से। 5% डिस्काउंट का मतलब है, अगर आप मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो ये कितना आएगा अभी, 5% 1/20, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपया डिस्काउंट। इसका मतलब अगर 20 रुपए मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 19 आएगा। अगर आप प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट कितना है, 33 1/3%, जिसे हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रेशो आएगी सीपी और एसपी की, यानी कि अगर 3 रुपए में खरीदा है तो 1 रुपया प्रॉफिट में बेचा तो 4 रुपए क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है, इसके बाद अब आप यहां से अगर जो कॉमन टर्म है उसे सेम कर दें, जैसे सेलिंग प्राइस यहाँ पर 19 दे रखा है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर 4 दे रखा है, तो इसको सेम कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसको 4 गुना कर लेता हूँ और इसके लिए मैं इसको 19 गुना कर लेता हूँ। अब मुझे जिन दो चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ यहाँ से हम सिर्फ वो उठाएंगे,
हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस हमें बताना है, सिर्फ यही दो वैल्यू उठाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस लिखें तो ये कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस 19 गुना 3 57 आएगा। अगर हम यहाँ से मार्क प्राइस लिखें तो मार्क प्राइस कितना आएगा भी, मार्क प्राइस आएगा 4 गुना 20 यानी कि 80 आएगा। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है और 80 की बतानी है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 712.50। तो ये जो 712.50 है ये हमारे पास वैल्यू है 57 की। तो 57 से भाग कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 80 कर देंगे तो हमें 80 की ही वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इधर अगर हम इसको भाग करें किससे हो जाएगा, 19 से, ये तो हो जाएगा 19 से। अगर हम इसको करें 19 या 57, ठीक है, या पहले 3 से कर लेते हैं, ठीक है। 3 से अगर हम इसको करते हैं तो 3 एकम 3, 3 नम 27, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो 3 दूनी 6, एक बच गया 11 हो गया, ठीक है। 3 तिया 9, 2 3 7 21, 1 और 3 पंजे 15 और 0, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आप अब डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते थे क्योंकि पहले 7 और 5 12 बन जाता और 12 से डिजिटल सम 3 होता। और अगर डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 3 हो जाता है या 6 हो जाता है तो पहले हम 3 से भाग करते हैं और उसके बाद डिजिटल सम लगाते हैं। और अगर 9 हो जाता है डिनोमिनेटर में तो पहले हम 9 से भाग करते हैं उसके बाद डिजिटल सम लगाते हैं। तो अब या तो आप इसको सोल्व कर लो या तो 19 से इसको भाग कर दो सीधा, या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम कितना है, यहाँ पर 1 है तो ऐसे ही सोल्व कर दो। तो 7 और 2 9, 3 और 5 8, 8 8 64, 64 से कितना आ जाएगा, डिजिटल सम जो है वो 1 आ जाएगा। तो चलते हैं ऑप्शन में, जिसका डिजिटल सम 1 है वही आंसर है। तो यहाँ पर डिजिटल सम कितना है अभी, 6 है, हट गया, इधर 8 है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर एक बैंक है जो कि 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है पहले साल में, दूसरे साल में 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है। अगर 2 साल के बाद 17,658 रुपये हो गए तो आपको बताना है कि शुरुआत में कितना पैसा लगाया गया था, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए पहले साल में अगर हम प्रिंसिपल की बात करें और अगर हम अमाउंट की बात करें, पहले साल में अगर हम कहें 8% का इंटरेस्ट है यानी कि जो 100 रुपये हैं वो कितने हो जाएंगे, 108 रुपये हो जाएंगे। क्लियर है। दूसरे साल में 100 रुपये जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 9% का इंटरेस्ट है तो 109 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो तो हमारे पास ये आ गया और जो अमाउंट है वो हमारे पास कितना आ गया, 108 गुना 109। अब इसकी जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है और इसकी जो वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है। तो देखिए इधर सभी ध्यान से देखिए अगर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है तो हम एक की निकाल सकते हैं। एक की कितनी आ जाएगी, एक की आ जाएगी 17658 और डिवाइड बाय 108 मल्टीप्लाई विद 109, ये एक की वैल्यू आ गई। और गुना में अगर हम 10,000 कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी आ गई, 10,000 की आ गई। और यही हमें सोल्व करना है। यहाँ पर अगर हम डिजिटल सम की हेल्प लें तो यहाँ पर डिजिटल सम जो है वो 9 है, तो अभी तो हम नहीं कर सकते, तो पहले हमें 9 से भाग करना होगा। तो 9 से भाग करते हैं, देखिए इधर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यही आएगा, ठीक है। इसको अगर हम 9 से भाग करें तो 9 एकम 9 कितना बच गया अभी, 8 9 में 81, कितना बच गया 5 55, 9 6 54, 1 18, 9 दूनी 18। अब भी अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो एक आ जाएगा, यहाँ से तो एक आ जाएगा डिजिटल सम, लेकिन यहाँ पर कितना है, 3 है। और अगर यहाँ पर डिजिटल सम 3 है तो हम अब भी नहीं लगा सकते डिजिटल सम, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 3 से भाग करें तो 3 चौक 12 और इधर 3 6 18, 1 16 हो गया, 3 5 15, 1 और 3 चौक 12। क्लियर है। तो अब जो हमारे पास वैल्यू है, अब अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में अब 4 है। अब आप अगर डिजिटल सम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और अगर ऐसे ही सोल्व करना चाहें तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए इधर अब इतना सोल्व कर ही लिया है तो फिर डिटेल में ही सोल्व कर लेते हैं, अब तो कुछ खास बचा भी नहीं है। देखिए अगर हम इसका 6 गुना करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और अगर हम इससे इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास 2500 आ गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 6 150 आ जाएगा और 2 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है। तो इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर 3.50 एंड 2.50। When A finishes a certain work, he gets a total wage of 63। देखिए ए को डेली 3.5 रुपए मिलते हैं और जब ये किसी काम को कंप्लीट कर देता है तो इसे टोटल मिलते हैं 63 रुपए, 63 रुपीज। इसका मतलब इसने वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर दिया होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे आएगा, ए का अगर हम देखें, ए उसे कितने दिन में कर सकता है, तो ये कर सकता है, टोटल उसे 63 मिले हैं, ठीक है।
डिवाइड बाय 3.5, तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, यानी कि ये उसे 18 दिन में कर सकता है। क्लियर है, ए के लिए हमने कैलकुलेट किया। ऐसे ही अगर हम बी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इसने उस काम को 75 रुपये में कंप्लीट कर दिया था और डेली इसको कितने मिल रहे थे, 2.5 रुपये मिल रहे थे, यानी कि 5/2। इसका मतलब ये डेली ये उस काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर ये दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तब ये कितने रुपए में उस काम को कर देंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं पहले तो कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए इधर ए जो है ये 18 दिन में कर रहा है, बी जो है ये 30 दिन में कर रहा है। 18 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इधर 5 आ गया, इधर 3 आ गया। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो 90 को करने में कितना समय लेंगे, 90/8। ठीक है, यानी कि 2 से 45 और 2 से 4, यानी कि 45/4 दिन में कर देंगे। अब अगर हम देखें एक दिन में कितने मिल रहे हैं अभी, एक दिन में ए को 3.5 रुपये मिल रहे हैं और बी को 2.5 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 6 रुपया कमाते हैं। तो इतने दिन में कितना कमा लेंगे, बस हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 45/4 और गुना में 6। इधर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, 135/2 आ जाएगी। यहाँ से सोल्व करें, 2 6 12, 1 15, 2 7 14। ठीक है, और 0.50। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतने रुपए में ये दोनों मिलकर इस काम को कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनलेट पाइप है ए जो कि 30 दिन में किसी टंकी को भर देता है। ठीक है, और एक पाइप है निकासी पाइप है बी जो कि उसे 50 दिन में खाली कर देता है। ठीक है, आपको गिवन है कि अगर ए को स्टार्ट किया गया और फिर ये अल्टरनेट डेज पर ओपन किए गए तो किस दिन वो जो टैंक है वो भर जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इधर यहाँ पर ए जो है ये 30 दिन में भर देता है और बी एक निकासी पाइप है, इसको हम माइनस से डिनोट कर लेते हैं, ये उसे 50 दिन में खाली कर देता है। ठीक है, तो 30 और 50 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 5 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें एक काम को स्पॉइल भी कर रहा हो और ये अल्टरनेट डेज पर भी कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी काम कर रहा है जो उसकी एफिशिएंसी है, जो पॉजिटिव एफिशिएंसी है, उसे आप एक बार टोटल वर्क में से घटा दो। कितना बचेगा, 145। पहले सिर्फ इतना काम कराओ। ठीक है, यानी कि हमें 150 लीटर फिल करवाना था तो पहले सिर्फ 145 फिल करा लो, उसके बाद फिर आगे फिल कराएंगे। तो कैसे होगा, देखिए इधर पहले दिन इसने 5 लीटर भरा, दूसरे दिन इसने 2 3 लीटर निकाल दिया, तो 2 दिन में कितना भरा गया, 2 दिन में कितना भरा गया अभी, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 दिन में कितना भरा गया, 2 दिन में 2 लीटर भरा गया। क्लियर है, 2 दिन में 2 लीटर। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो 145 लीटर हम फिल कराना चाहते हैं, ये 145 लीटर इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो इससे पहले कोई वैल्यू जो 2 से डिवाइड होती हो तो इससे पहले कौन सी है, 144। तो वहां से शुरुआत करते हैं। 144 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 72 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी 72 गुना कर देते हैं अभी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 144 दिन में कितना भर गया अभी, 144 दिन में 144 लीटर भर गया। फिर क्या होगा, जो अगले 2 दिन होंगे उसमें फिर 2 लीटर भरेगा, यानी कि 146 दिन में कितना हो गया अभी, 146 दिन में 146 लीटर हो गया। अब इसके बाद जो 147वां दिन है उसमें ए जो है वो 5 लीटर भर सकता है एक दिन में, और हमें तो सिर्फ 4 लीटर भरवाना है। इसका मतलब 147th डे ये जो टैंक है ये भर चुका होगा अभी, 147वें दिन जो है ये टैंक भर चुका होगा। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन इज, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए अगर आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो आप जानते हैं स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 125 y³ और -1, और टाइम जो है ये हमें गिवन है 5y-1। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 5y, सॉरी
5y का होल क्यूब माइनस में 1 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय 5y और माइनस में 1। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, जो कि किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर और प्लस में ए बी, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 5y माइनस 1 लिखा हुआ है, तो बस इसको सोल्व कर देना है, यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो बच गया ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 25y स्क्वेयर प्लस में 5y और प्लस में 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, on a river q is the midpoint between 2 points p and r on the same bank of the river. A boat can go from p to q in upstream and back in 12 hours, ठीक है। देखिए q जो है वो मिड पॉइंट है p और r का, ठीक है, यहां पर क्या है, p है, यहां पर क्या है, r है, और ये जो q है ये क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है। क्लियर है? अब मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस जो है ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगी। इसके बाद अ बोट कैन गो फ्रॉम पी टू क्यू इन अपस्ट्रीम एंड बैक इन 12 आवर्स। एक नाव है जो पी से क्यू तक जाती है और फिर वापिस आ जाती है, ठीक है, और ये अपस्ट्रीम में गई है और टोटल जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, 12 घंटे का लिया है। एंड फ्रॉम पी टू आर इन 16 आवर 40 मिनट्स, और P से R तक जाने में जो टाइम लिया है ये हमें कितना गिवन है, P से R तक जाने में जो टाइम लिया है ये है 16 आवर्स एंड 40 मिनट्स। क्लियर है? आपको बताना है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम R टू P। आपको बताना है R से P तक जाने में, ठीक है, इसे कितना समय लगेगा, ये जो टाइम है ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए R से P तक का जो टाइम होगा ये डाउन स्ट्रीम में होगा, क्योंकि अगर P से R की तरफ जब ये गया है, अगर ये अपस्ट्रीम में गया है तो R से P तक कैसे होगा, ये डाउनस्ट्रीम में होगा। क्लियर है? अब देखिए अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है कि R से P तक का जो टाइम है ये कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए इधर ये बताइए, अगर यहां से और यहां तक ये 16 घंटे 40 मिनट लगे हैं तो आधी डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, इसका आधा टाइम लगेगा, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक जो टाइम लगेगा वो 8 घंटे 20 मिनट का लगेगा। क्लियर है? यहां से यहां तक और जाने में जो टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में वो कितना लगेगा, वो 8 घंटे और 20 मिनट का लगेगा। क्लियर है? इस तरीके से जाने में। और सेम जब यहां से जाकर और वापस आने में टोटल 12 घंटे लगे हैं, जिसमें से ये 8 घंटे 20 मिनट हो गए, तो बाकी कितना बच गया, अभी बाकी जो बच गया वो इधर से इधर तक लगा होगा, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 3 घंटे और 40 मिनट। क्लियर है? बाकी ये बच गया 3 घंटे और 40 मिनट। क्लियर है? अब अगर यहां से लेकर और यहां तक 3 घंटे 40 मिनट लगा है तो यहां से यहां तक भी 3 घंटे 40 मिनट, तो अगर हम आर से और पी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो 2 गुना हो जाएगा 3 घंटे और 40 मिनट का, यानी कि 6 घंटे और 80 मिनट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भी, 7 घंटे और 20 मिनट लिख सकते हैं, और 7 घंटे 20 मिनट को हम क्या लिखें, 7 1/3 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये जो डाटा है इसका हमें मीन बताना है, और मीन आप जानते हैं भी, सभी को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दो। ठीक है, या फिर आप डेविएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन डाटा ज़्यादा नहीं है तो ऐसे ही लपेट देते हैं। ठीक है, प्लस में 19 प्लस में 21 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 23 और 17 40 और 20, ये 60 हो गया, 60 और 40 100, 100/5, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा अभी, 20 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ये हमें गिवन है और यहां से हमें ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो देखिए यहां पर गिवन है 20x² माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0, ये हमें गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, देखिए यहां पर है 25x²। 25x² तब आ सकता है जब 5x का होल स्क्वायर किया गया होगा, तो हमें यहां पर 5 लेकर आना है कैसे भी। अब 5x चाहिए हमें यहाँ पर, तो हम किससे भाग करें,
4x से भाग कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ 4x से, तो ये तो हो जाएगा 5x, माइनस में ये हो जाएगा 30/4, और ये हो जाएगा प्लस में 1/4x, और बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से 5x प्लस 1/4x की जो वैल्यू है ये हमारे पास 30/4 यानी कि 15/2 आ जाएगी। अब जैसे ही मैं इसका स्क्वेयर करूंगा तो 25x² प्लस में 1/16x² आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा 15/2 का स्क्वेयर माइनस में 2 गुना, और साथ में एक कोफिशिएंट भी आएंगे 5 गुना 1/4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? जब आप इसे सोल्व करोगे तो 2 से, या ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा देखिए, 15 का स्क्वायर 225, 225/4 तो ये आ गया, और 10/4 ये, तो 225 में से जब 10 घटाओगे तो 215/4, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी 215/4 आ जाएगी। है ऑप्शन में कहीं पर? सोल्व कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या आएगा। तो 4×5 = 20, ठीक है, कितना बच गया 15, 4×3 = 12, कितना बच गया 3, और 3/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 53 3/4। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसके बाद है सीकेंट थीटा बराबर, ये हमें गिवन है। देखिए अगर सीकेंट और कोसिकेंट आपस में बराबर हैं, इसका मतलब एंगल्स का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो इन्हें ऐड करके 90 के बराबर रख दें। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 4 थीटा प्लस थीटा माइनस 20 किसके बराबर है अभी? 90 के बराबर है। तो यहाँ से 5 थीटा जो है ये किसके बराबर आ गया? 110 के बराबर आ गया। और यहाँ से थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया? 5×2 = 10, 5×2 = 10, तो थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया? ये हमारा आ गया 22 डिग्री के बराबर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल सच दैट पी क्यू एंड पी आर आर इक्वल। ठीक है, पी क्यू आर जो है ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर, इसमें पी क्यू और पी आर जो है ये आपस में बराबर है। पी क्यू और पी आर जो है ये आपस में बराबर है। क्यू टी आर द मीडियंस टू द साइड्स, आर एस एंड क्यू टी, आर एस जो है ये मीडियन है भी, ठीक है, आर एस मीडियन है, और जो क्यू टी है ये भी मीडियन है। ठीक है, ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। इफ द मीडियंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर ये एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखिए जब किसी ट्रायंगल में उसके दो मीडियंस एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर रिजल्ट क्या है वो सुनिए। देखिए जिन दोनों पॉइंट से वो मीडियंस ड्रॉ किए गए हैं उनके उस साइड के स्क्वायर का हमें 5 गुना करना है, और बाकी दोनों साइड हमें अलग रखनी है। तो एक तो साइड है पी क्यू, दूसरी साइड है पी आर, तो हम इसे लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो अगर हम इसे यूज करते हैं तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जहां पर पी आर रखा है उसकी जगह भी पी क्यू रख दें, तो ये 2 पी क्यू स्क्वेयर बराबर 5 क्यू आर स्क्वेयर हो जाएगा। और यहां से अगर हम कैलकुलेट करें पी क्यू अपॉन क्यू आर का होल स्क्वेयर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा अभी? ये 5/2 के बराबर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्यू आर हमें गिवन है, पी एस हमें गिवन है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर और एस, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमें ये एंगल गिवन है कि ये 150 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल हमें गिवन है कि ये 60 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है ये भी हमें गिवन है 60 डिग्री है। ठीक है, तो फिर हम ये भी बता ही देंगे, तो ये कितना हो गया 120 और 150 कितना हो गया ये 270, तो कितना रह गया 360 में से 90 रह गया। इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, ये 90 है। अगर आप देखें ध्यान से, आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। देखिए और क्या गिवन है, एक हमें इसमें गिवन है कि ये जो साइड है ये 9 सेंटीमीटर है, और दूसरा हमें गिवन है कि ये जो क्यू आर है ये 18 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो ये डाटा हमें इसमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, अगर मैं इस साइड को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस साइड को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये जो ट्राइंगल बन गई, तो इसमें ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि तीनों एंगल का समय 180 होता है।
अगर ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये क्या ट्रायंगल बन गई? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अब अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं इसका एरिया घटा देता हूं तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। और इसका एरिया कैसे आएगा? भी ये 90 डिग्री है तो ये इधर भी 90 डिग्री होगा। और जब यहाँ पर 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री है, जब यहाँ पर 60 डिग्री होता है तो आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा कि जब यहाँ 60 डिग्री होता है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है। अगर √3 की वैल्यू 9 है तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर √3 जो है, अगर √3 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है तो आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 9/√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ चुकी है 9/√3, या फिर हम इसे 3√3 भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसका एरिया तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से आ जाएगा, और ये जो इक्विलेटरल है इसका एरिया √3/4 से आ जाएगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आ जाएगा। तो यहां से एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है √3/4 इंटू A²। ए कितना है? 18, √3/4 A², और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? इसका एरिया, यानी कि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए इधर क्या कैसे होगा अभी, देखिए यहां पर 2 दूनी 4, 2 नम 18, फिर 2 नम 18, तो यहाँ से कितना आ गया? 81√3 तो आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये आ गया 81 माइनस में 9 × 27 और बटे 2, और साथ में √3 जो है वो कॉमन आ गया। क्लियर है? इसे जब आप सोल्व करेंगे तो 162 में से आपको 27 घटाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा 135√3 और डिवाइड बाय 2, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं भी। देखिए इधर नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वीसी इन इंस्टीट्यूट ए, सी एंड ई इन 2015। 2015 में ए में, सी में और ई में टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर है 150, 220 और 200। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। इसके बाद आगे क्या पूछा है? रेशियो बतानी है इसकी। किससे बतानी है अभी? आगे पूछा है टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट बी एंड डी इन 2017। ठीक है, एनरोल्ड बी एंड डी इन 2017। 2017 में बी में कितने हैं? ये हैं, और डी में कितने हैं? 180। तो यहाँ पर कितना आ गया? 200 और प्लस में 180। तो ये हमें रेशियो जो है, ये हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा अभी? 200, 400 और 500, तो ये हो गया, और कितना बच गया अभी? 570 आ गया शायद। ठीक है, इधर 380 आ गया। तो 19 × 57 और 19 दूनी 38, 3:2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वीसी इन बी, सी एंड ई इन 2015। देखिए 2015 में बी, सी, ई, बी, सी और ई। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका टोटल यहीं पर कर लेते हैं तो 200, 400, 500 और एक ये 600, तो इसमें कितना आ गया? 600 आ गया। ठीक है, इसके बाद इज X% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट ए डी एफ इन 2016। 2016 में कौन से हैं? ए, डी और एफ। ठीक है, ये हैं। तो यहां से 200, 300, 400, 400 तो ये हो गया, और 140 ये हो गया, तो 400 और 140, ये 540 आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आपको ये बताना है कि ये इससे कितना ज़्यादा है। अगर आप इसकी रेशो देखें यहाँ से तो ये 10 और ये 9 आ जाएगा, यानी कि ये इससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, बटे 9 और गुना में 100, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 11/9%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन है, एक बैग में 2 रेड बॉल हैं, 5 येलो बॉल हैं और x ग्रीन बॉल्स हैं। एक गेंद को निकाला गया। आपको बताना है कि जो येलो के निकालने की प्रोबेबिलिटी वो 5/9 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए अगर आप येलो की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, तो ये क्या होगी? येलो जो है वो कितनी है? 5 है, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा अभी? सभी का सम आएगा। तो ये क्या है? ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है? 2 + 5 + x, यानी कि 7 + x आएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर दे रखी है? 5/9 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया अभी? x बराबर जो है वो 2 आ गया।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ हम आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।